Special gift suppliers. Part A. Calculate special gift suppliers funding requirement for working capital measured in terms of months. यानी working capital cycle निकालना है. So ये तो आप लोगों ने easily कर लिया होगा. So let's do it. Inventory days 3.5 months. Account receivable days 2.5 months. इन दोनों को ऐड करें एंड लेस कर दें इसमें से अकाउंट पेबल डेज. तो ये आपके पास आ गए. फोर मंथ्स. इसके बाद पार्ट बी है. पार्ट बी क्या कह रहा है पहले वो देख लेते हैं. रिक्वायरमेंट देख लेते हैं पार्ट बी की. Evaluate the proposal to factor the sales ledger by comparing special gifts existing receivable collection cost with those that would result from using the factor, assuming the factor can reduce the receivable collection period to 1 month. ठीक है. So question पढ़ लेते हैं. In looking to reduce the working capital funding requirement, the financial controller of special gift supplier is considering factoring credit sales. The company's annual turnover is 2.5. So जो sales इस वक्त उसकी है वो 2.5 million है. एंड फिर 90% आर क्रेडिट सेल्स. सो हमारे लिए सिर्फ 90% इंपॉर्टेंट है. पूरे 2.5 मिलियन इंपॉर्टेंट नहीं है. कैश सेल्स का फैक्टरिंग से कोई कनेक्शन नहीं है. बैड डेट्स आर टिपिकली 3% ऑफ क्रेडिट सेल्स. ये आ गया आपका. एंड अब फैक्टर की सर्विसेज में क्या क्या शामिल है. विल टेक ओवर द सेल लेजर कंप्लीटली. सो तमाम क्रेडिट सेल्स को वो देखेगा. And 80% of the value of credit sales will be advanced immediately as soon as sales are made to customers. Okay, and the remaining 20% will be paid by the company, paid to the company 1 month later. ठीक है. The factor charges 15% per annum on credit sales for advancing funds in interest rate किस्म का. And the factor is normally able to reduce the receivable collection period to 1 month. The factor offers a non-recourse, no recourse facility. यानी bad debts का expense किसके ऊपर होगा. bad debts का risk किसके ऊपर होगा. यस, फैक्टर के ऊपर होगा. फॉर डीलिंग फॉर द बैड डेट द फैक्टर इज नॉर्मली एबल टू रिड्यूस बैड डेट्स टू 2% ऑफ सेल्स. ये घुमाने के लिए दिया हुआ है. जब फैक्टर के साथ अरेंजमेंट हो जाएगी तो फिर उसके बाद जो भी बैड डेट्स होगा वो पूरा का पूरा फैक्टर को बेयर करना पड़ेगा. इसका मतलब कंपनी के लिए पूरे 3% की सेविंग है. सो अच्छा, अब इस क्वेश्चन में वो एक जो मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं वो क्या करते हैं, वो 3% से 2% करके 1% का डिफरेंस दिखा देते हैं बेनिफिट के तौर पे, जबकि पूरा 3% बेनिफिट है क्योंकि नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग है. हाँ, रिकोर्स फैक्टरिंग होती तो फिर 3% से 2% यानी 1% का डिफरेंस दिखाते हैं. अब पूरा 3% सेविंग में जाएगा. सो ये इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, सिर्फ घुमाने के लिए. अ चार्ज फॉर फैक्टरिंग सर्विसेज ऑफ 4%, ये फैक्टर की फी है. एंड कहता है वन ऑफ पेमेंट भी करनी पड़ेगी 25,000 पेबल टू द फैक्टर. ये भी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी. अच्छा, द सैलरी ऑफ द सेल्स लेजर administrator 12,500 would be saved under the proposal, and overhead cost to the credit control department amount to 2,000 per annum. ये भी सेव हो जाएगी. नहीं, ये सेव नहीं होगी, ये would have to be reallocated है.
Special gift suppliers cost of overdraft finance is 12% per annum, and pay the sales force on a commission only basis. The cost of this is 5% of credit sales. तो and it is payable immediately. अच्छा, ये तो 5%, ये तो रेलिवेंट नहीं होगा ना, या होगा? ये 5% कमीशन जो सेल्स फोर्स को दिया जाता है, क्या ये रेलिवेंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि चाहे फैक्टरिंग करें ना करें, ये तो आपको देने ही देने। ठीक है, सो अब हमें करना क्या है, हमें कंपैरिजन करना है कि क्या पुरानी कॉस्ट ज्यादा थी या ये नई कॉस्ट जो आएगी वो ज्यादा है। सो वो हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आते हैं एग्जिस्टिंग कॉस्ट पे, लेकिन एग्जिस्टिंग कॉस्ट में याद रखिएगा हम सिर्फ वही कॉस्ट उठाएंगे एग्जिस्टिंग जो फैक्टरिंग अरेंजमेंट के बाद चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो दोनों जगह सेम होगी वो दोनों जगह से हम इग्नोर कर देंगे। रेलेवेंट कॉस्टिंग का आप कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो। अच्छा, एक रिक्वेस्ट मैंने आप लोगों से की थी, डोंट सेंड मी प्राइवेट मैसेजेस, मुझे नहीं नजर आते फिर। सर कमीशन कॉस्ट फिक्स्ड है इसलिए रेलेवेंट नहीं है। जी, कमीशन कॉस्ट दोनों कंडीशंस में आपको बेयर करनी पड़ेगी, उसके फैक्टरिंग अरेंजमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे लिए सिर्फ वो कॉस्ट रेलेवेंट है जिसका ताल्लुक फैक्टरिंग अरेंजमेंट से हो, यानी जो फैक्टरिंग अरेंजमेंट से पहले कुछ और हो और फैक्टरिंग अरेंजमेंट के बाद चेंज हो जाए, हमें सिर्फ उन कॉस्ट को कंसिडर करना है। जो दोनों कंडीशंस में या दोनों ऑप्शंस में सेम हो वो इरेलेवेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो एडमिन सैलरी है जो रेलेवेंट है, जो इस वक्त है लेकिन फैक्टरिंग के बाद नहीं होगी, एंड दैट्स 12,500। ये 12,500 है। ओके, उसके बाद ये जो आपको ओवरहेड दिए हुए थे 2000, इसके आगे लिखा हुआ वुड हैव टू बी रीएलोकेटेड। इसका मतलब ये फिक्स कमिटेड कॉस्ट है जो आप कहीं से चार्ज कर रहे होते हो, एलोकेट और रीएलोकेट कर रहे होते हो, यानी इसका खर्चे का किसी से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बनता, इसीलिए रीलोकेट कर रहे हैं। तो इसलिए ये खर्चा बाद में भी है, अभी भी है, सो इसलिए इरेलेवेंट है। अच्छा, उसके बाद आपकी बैड डेट्स कॉस्ट है जो कि सेव हो जाएगी पूरी पूरी, और इट इज 3% ऑफ द क्रेडिट सेल्स। अच्छा, टोटल सेल्स कितनी है? टोटल सेल्स कितनी है? 2.5 मिलियन। और उसमें से 90% जो है ना वो क्रेडिट पे है, तो हमने क्रेडिट सेल्स उठानी है। सो 2.5 मिलियन टोटल सेल्स है, उसका 90% लिया और उसका 3% लेकर बैड डेट्स निकाल लिए, एंड इट इज गोइंग टू बी 67,500। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट अप्लाई होगी अकाउंट रिसीवेबल पे, तो अकाउंट रिसीवेबल निकालने पड़ेंगे, और अकाउंट रिसीवेबल निकालने के लिए पहले आपको क्रेडिट सेल्स निकालनी पड़ेगी। क्रेडिट सेल्स जो है वो आपकी है 2.5 यानी 2500,000 का 90%, ये निकाल लिया मैंने। अच्छा, एग्जिस्टिंग रिसीवेबल डेज कितने हैं, कौन बताएगा? मंथ्स में है, डेज में है, किस में है? मंथ्स में है बिल्कुल, और ऊपर दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है ये 2.5। सो जब मंथ्स में होता है तो याद रखिएगा हमारी कैलकुलेशन भी मंथ्स में होती है, राइट? हमारी कैलकुलेशन भी मंथ्स में होगी। सो हमें करना क्या है, हमें इसको डिवाइड करना है 12 से ताकि पर मंथ आ जाए, और फिर जितना क्रेडिट पीरियड है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 2.5 से मल्टीप्लाई करना है और 12 से डिवाइड करना है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू रिसीवेबल फिगर। तो फ्रॉम सेल्स हमें रिसीवेबल में कन्वर्ट करना है, ये है, ठीक है। लेकिन ये मैंने रिसीवेबल्स निकाले अभी, अभी मैं इनको ब्रैकेट में बंद करता हूं, ये मेरे रिसीवेबल हैं, और रिसीवेबल के ऊपर जो एग्जिस्टिंग फाइनेंस कॉस्ट है वो कितने परसेंट है, यहां दी हुई थी,
12% पर एनम, ये रहा, ये 12% पर एनम उसकी ओवरड्राफ्ट की फाइनेंसिंग वो है, तो 12% से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, सो 56,250 आ गया। अच्छा, माहम सिंह सर बैड डेट्स की फिगर कैसे आई, ये ले देख लें। बैड डेट्स उसने कहा 3% है, यहाँ लिखा हुआ है 3% ऑफ क्रेडिट सेल्स, और क्रेडिट सेल्स कितनी है, टोटल सेल्स का 90%, तो टोटल सेल्स है 2.5 मिलियन, उसका 90% लिया तो क्रेडिट सेल्स आ गई, और उसका 3% ले लिया तो बैड डेट्स आ गया। फाइनेंस कॉस्ट आई होप आप सबको समझ में आ गई है, देख लें, अगर समझ में नहीं आई तो पूछ लें। तो क्रेडिट सेल्स उठाने के बाद 2.5 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि क्रेडिट पीरियड 2.5 डे मंथ्स है, और 12 से डिवाइड कर दिया। और ये चीज हमेशा आपने करनी है, जब मंथ्स में क्रेडिट पीरियड दिया हुआ होगा तो पूरी कैलकुलेशन मंथ्स के हिसाब से ही होगी, डिवाइड भी फिर आप मंथ से ही करोगे, ये याद रखिएगा, कन्वर्ट करने की कोशिश ना कीजिएगा। अब इन सबको ऐड कर दें। और हम 15% तो फैक्टर चार्ज करेगा ना, अभी तो हम एग्जिस्टिंग कॉस्ट निकाल रहे हैं, मैंने एग्जिस्टिंग कॉस्ट लिखनी थी, एग्जिस्टिंग फैक्टर लिख दिया। 15% फैक्टर चार्ज कर रहा है, और वो उस वक्त लेंगे जब हम फैक्टर की कैलकुलेशन करेंगे, अभी तो हम एग्जिस्टिंग कॉस्ट निकाल रहे हैं। ये आपके पास आ गई टोटल एग्जिस्टिंग कॉस्ट। अब इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें। ठीक है, अब आते हैं कॉस्ट आफ्टर फैक्टरिंग। ठीक है, अब फैक्टरिंग के बाद एक तो फैक्टर फी है, फैक्टर की फी है, फैक्टर की फी कितने परसेंट है, वेरी गुड, 4% ऑफ क्रेडिट सेल्स। ठीक है, सो 4% लेंगे, और क्रेडिट सेल्स 2500,000 का 90% है। अच्छा, अगर बार बार क्रेडिट सेल्स की फिगर यूज हो रही हो ना, तो ज्यादा बेहतर है कि एक जगह पे क्रेडिट सेल्स निकाल लें और फिर उस सेल के साथ रेफर कर दें, क्योंकि हमने भी अभी 3 दफा क्रेडिट सेल्स की फिगर यूज की है, तो अगर आप चाहें तो आप क्रेडिट सेल्स की फिगर निकाल के बार बार उसके साथ रेफर कर दें, तो वो भी चलेगा। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ क्रेडिट सेल्स, 2500,000 का 90%, और जहां जहां ये क्रेडिट सेल्स फिगर यूज हुई है वहां पर उसको रेफर कर दें। जैसे एक तो हमारे पास ये बैड डेट्स में यूज हुई है, तो मैं यहां से इसको रिमूव करता हूं और इस सेल को लिंक कर देता हूं, सो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी कैलकुलेशन आसान हो गई, मैंने एक ही दफा क्रेडिट सेल्स निकाली और उसको रेफर कर दिया सेल के साथ, तो ये कर दिया। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट निकालते वक्त यहाँ पर भी मैंने यूज की थी क्रेडिट सेल्स की फिगर, तो मैं ये ब्रैकेट का अमाउंट खत्म करता हूँ और यहाँ से इसको रेफर कर देता हूँ, तो आंसर पे कोई चेंज नहीं आया, बट मेरा फॉर्मूला सिंपल सिंपल हो गया। और यहाँ पर भी है, सो 4% ऑफ द क्रेडिट सेल्स यहाँ से ख़त्म करता हूँ और इसके साथ लिंक कर देता हूँ, सो 90,000 आ गया। ठीक है, तो अगर आपको कोई फिगर बार बार यूज हो रही है और वो फिगर आपके पास कैलकुलेटेड फॉर्म में नहीं है, तो एक सेल में उसको कैलकुलेट कर लें और फिर हर सेल में जहां जहां वो यूज हो रहा है उसके साथ लिंक कर दें। सो फैक्टर फी आ गई। फैक्टर फी के बाद हमारी कौन सी कॉस्ट है, आप लोग बताएं। बैड डेट्स लूंगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं लेना। ठीक है, नॉन रिकोर्स में बिल्कुल भी नहीं लेते बाद में, बिल्कुल सही है। अच्छा, फैक्टर को जो पैसे दे रहे हैं 25,000, और वन ऑफ पेमेंट ये लेंगे,
बताएं ये लेंगे नहीं लेंगे? अच्छा, नहीं ये अमाउंट हम नहीं लेंगे क्योंकि ये पार्ट ऑफ द फैक्टर फी होती है। ये कोई अलग से पेमेंट क्यों करेंगे हम फैक्टर को? सही है, अलग से कोई पेमेंट नहीं करते हैं, ये एक तरह से एडवांस है जो हम फैक्टर को दे देते हैं, जैसे टोकन मनी होती है या कुछ इस तरह की होती है जो हम दे देते हैं उसकी फीस के उसमें, जो कि बाद में एडजस्ट हो जाती है, लेकिन ये शुरू में दे देते हैं। तो जी, तो मैं बता रहा हूँ ना, ये आपको नॉर्मली यही यही करना है, क्योंकि फैक्टर को आप अलग से कोई पेमेंट क्यों करेंगे? देयर इज नो पॉइंट ऑफ मेकिंग एनी पेमेंट सेपरेटली टू द फैक्टर। सो इट्स अ वन ऑफ पेमेंट ऑफ 25,000 जो कि फैक्टर को पेबल है आउट ऑफ इट्स ओवरऑल पेमेंट स्कीम ना। तो इसका सिर्फ हम इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि अगर हमने ये एडवांस में पे किया है तो हमारी जेब से ये पैसे गए हैं, जो कि बाद में फैक्टर की फी में एडजस्ट हो जाएंगे, जो हम ऑलरेडी ले रहे हैं यहाँ पर। समझे, इस 90,000 में से आप पे कर रहे हो बस ये 90,000, बाकी 90,000 जो है ना वो आप बाद में पे करोगे, उसमें से 25,000 आप पहले पे करोगे। तो इसमें से जो 25,000 आप एडवांस में पे कर रहे हो बस उसका आपने इंटरेस्ट चार्ज करना है। ठीक है, सो ये अमाउंट उसको मिल जाएगी। तो इसका सिर्फ हमें वो लेना है, चूंकि 25,000 इस 90,000 में शामिल है, इसलिए हमें 25,000 नहीं लेना, उसका सिर्फ इंटरेस्ट की अमाउंट लेनी है। तो वन ऑफ पेमेंट इंटरेस्ट 3,000 डॉलर्स। अच्छा, इसके बाद कौन सी पेमेंट है? इसके बाद जो फाइनेंस कॉस्ट है, तो फैक्टर्स फाइनेंस कॉस्ट कर लेते हैं। फैक्टर्स फाइनेंस कॉस्ट नहीं, हम फाइनेंस कॉस्ट लिखते हैं, वो जो फैक्टर के साथ अरेंजमेंट है वो, और एक फाइनेंस कॉस्ट है जो कि हम ओवरड्राफ्ट के थ्रू, ओडी के थ्रू फाइनेंस कर रहे हैं। ठीक है, फैक्टर हमें कितना परसेंट एडवांस दे रहा है? मरियम, 3,000 जो है, जो फैक्टर को हम 25,000 एडवांस में दे रहे हैं वन ऑफ, उसका इंटरेस्ट है 12%। सो फैक्टर हमें 80% दे रहा है, राइट? और पहले हम क्रेडिट सेल्स उठा लेते हैं, ये क्रेडिट सेल्स है, और फैक्टर हमारा जो पेमेंट पीरियड है वो कहां तक ले आएगा? 1 मंथ तक। तो पहले हम इसको रिसीवेबल में कन्वर्ट कर देते हैं ना, 1/12 कर देते हैं। ये अब हमने कन्वर्ट कर दिया इसको रिसीवेबल में। ठीक है, फातिमा मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, 1 मिनट रुक जाएं। अच्छा, अपनी आसानी के लिए एक काम करते हैं, एक रिवाइज्ड रिसीवेबल भी निकाल लेते हैं ना। रिवाइज्ड रिसीवेबल कितनी होंगी? आपका जो क्रेडिट सेल्स है वो है 2250, और इंटू 1/12, क्योंकि फैक्टर जो है उसको 1 महीने पे ले आएगा। सो क्रेडिट सेल्स को मल्टीप्लाई बाय 1 किया, डिवाइड बाय 12 कर दिया, सो 187,500 आ गया। ये आपका क्या है? रिवाइज रिसीवेबल फिगर है, यानी अगर आप फैक्टरिंग अरेंजमेंट पे जाते हो तो आपकी रिवाइज रिसीवेबल फिगर ये होगी। अब इसका 80% आपको फैक्टर एडवांस में देगा, इसका 80%, और किस रेट पे देगा?
15% पे, सो 22,500 तो ये होंगे। अच्छा, और इसी का 20% आप अपने ओवरड्राफ्ट से फाइनेंस करोगे, और वो किस रेट पे फाइनेंस होता है? 12% पे। सो अब दो फाइनेंस कॉस्ट हो गई, एक वो जो फैक्टर से एडवांस में ले रहे हैं उसके ऊपर, और एक वो जो ओवरड्राफ्ट से फाइनेंस कर रहे हैं वो है। यहां तक समझ में आया? ये समझ में आया? ठीक है, ये है रिवाइज रिसीवेबल फिगर। जी एजाज, मैं आपको बताता हूँ वन ऑफ का। वन बाय वन सवाल करें, मैं सबके सवाल के जवाब दूंगा। रिवाइज रिसीवेबल फिगर समझ में आई? क्विकली बताएं। ठीक है, फैक्टर फी समझ में आ गई? वन ऑफ पेमेंट समझ में नहीं आई? ठीक है, वन ऑफ पेमेंट एडवांस में, जैसे फैक्टर की फीस है 90,000, तो उसको उस 90 में से $25,000 दे दिए गए हैं। एक बंदे को आप अपने रिसीवेबल मैनेजमेंट दे रहे हो, तो उसको भी तो एक श्योरिटी होनी चाहिए ना कि उसको कुछ पैसे मिलेंगे। तो क्या हुआ, आपने उसको एक 25,000 की पेमेंट दे दी, बट ये पेमेंट उस 90,000 से जो उसकी फी है उससे अलग नहीं है, उसका हिस्सा है। बस आपने उसको आखिर में देने की बजाय उसमें से 25,000 शुरू में दे दी। तो जब टाइम खत्म होगा या फैक्टर के साथ अरेंजमेंट खत्म होगी, तो जो उसकी फी बनती होगी 90,000, उसमें से 25,000 माइनस करके, क्योंकि वो दे चुके होंगे हम, बाकी पेमेंट कर दी जाएगी। चूंकि हमने वो 25,000 एडवांस में पे किया होगा, तो जब भी कोई पेमेंट एडवांस में जाएगी तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से आपने वो पैसे अरेंज किए होंगे। फिलहाल कंपनी के पास जो वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो ओवरड्राफ्ट है, तो उस ओवरड्राफ्ट पे वो 12% इंटरेस्ट देंगे फिर। तो ये पूरे साल ये 25,000 फैक्टर के पास पड़े रहेंगे, और आपको उसके ऊपर 12% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा बस। तो आपकी जेब से जो एडिशनल जाएगा वो 12% जाएगा। 25,000 जो है वो एडिशनल नहीं है, वो इस 90,000 के अंदर ऑलरेडी आपने शामिल किया हुआ है। मरियम, आप समझ में आ गई बात? ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो फैक्टर वाली फाइनेंस कॉस्ट है, ये समझ में आ गई? सर, अगर फातिमा क्या पूछ रहे हैं, अगर है कंपनी के पास पैसे, फातिमा कंपनी के पास भी तो कहीं ना कहीं से आए होंगे ना, ऐसे थोड़ी ना पड़े हुए होंगे। तो यहां पर क्लियरली उसने कहा कि वो ओवरड्राफ्ट लेता है, तो जिस भी सोर्स से उसके पास वो पैसे आते हैं उसके ऊपर जो जिसने भी पैसे दिए हैं वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, डिविडेंड लेगा, जो भी लेगा वो हम चार्ज करेंगे यहाँ पर। ओवरड्राफ्ट नहीं होता तो कोई और सोर्स ऑफ फाइनेंस देता, तो जो सोर्स ऑफ फाइनेंस कंपनी ने दी होगी हम उसी का रेट चार्ज करेंगे। समझ में आई बात अरीबा? जी, इंटरेस्ट तो आएगा जब भी कंपनी किसी को पैसे देगी एडवांस में, तो पैसे कहीं ना कहीं से तो अरेंज किए गए होंगे, तो कंपनी भी उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रही होगी, कंपनी ने आगे भी चार्ज करना है। अच्छा, फाइनेंस कॉस्ट, फैक्टर वाली फाइनेंस कॉस्ट समझ में आ गई सबको? और जो बैंक ओवरड्राफ्ट से फाइनेंस कर रहे हैं वो भी समझ में आ गया? अच्छा, अब ये बताएं कि और कोई कॉस्ट आएगी? कोई और कॉस्ट नहीं बची, तो इन सबको हम सम कर लेते हैं। सो फैक्टर के पास जाने के बाद क्या हो रही है?
सो किस किस का आंसर यही आया था? सो समझ में आ गया सबको? अच्छा, जो मैं अपनी असेसमेंट दे देता हूँ अरीबा आपको। जहाँ तक मेरी असेसमेंट है, यूजुअली एग्जामिनर इतनी रिमोट वाली बात जिसमें आपने इस तरह की चीज़ मिस कर दी होगी, तो वो शायद उसके मार्क्स नहीं काटे। तो बहुत सारी रिमोट वाली बात के ऊपर एग्जामिनर अक्सर लीनियंट हो जाता है। सो ओवरऑल आपको समझ में आ गया? सो रिक्वायरमेंट नंबर 1, evaluate whether the proposed changes in credit policy will increase the profitability of large company. क्या क्रेडिट पॉलिसी के चेंज होने से प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी या नहीं होगी? सो लेट्स सी कि क्रेडिट पॉलिसी में वो चेंज क्या लेकर आ रहा है। इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। Ulnat company has annual sales revenue of $6 million and all sales are on 30 days credit. ठीक है। सो 6 मिलियन की क्रेडिट सेल्स हैं और 30 डेज का करंट क्रेडिट पीरियड है। और लेकिन ऑल्दो कस्टमर्स ऑन एवरेज टेक 10 days मोर देन दिस टू पे। अच्छा, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग याद रखिए, ये जो क्रेडिट पीरियड है ये मैटर नहीं करता। असल जो मैटर करता है वो मैटर करता है जो कस्टमर एक्चुअली ले रहा है। सो आपने 30 डेज को इग्नोर करना है। हमें कितने डेज को एज एन एग्जिस्टिंग क्रेडिट पीरियड लेना है? बिल्कुल 40 को। क्योंकि क्या फर्क पड़ता है, आपने 30 दिन बोले भी हो तो अगला तो आपको 40 दिन में दे रहा है, तो आपको जो फाइनेंस कॉस्ट इफेक्टिवली पे करनी पड़ रही होगी वो तो 40 दिन के हिसाब से पे करनी पड़ रही होगी। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे विल मेक दिस मिस्टेक और वो 30 डेज को क्रेडिट पीरियड लेंगे। नहीं, 30 डेज को नहीं, 40 डेज को एज एन एग्जिस्टिंग क्रेडिट पीरियड लेना है। कंट्रीब्यूशन इज 60% ऑफ सेल्स एंड नो बैड डेट्स। बैड डेट्स नहीं है, वेरी गुड। अकाउंट रिसीवेबल आर फाइनेंस बाय एन ओवरड्राफ्ट ऑफ, इस वक्त 7% से फाइनेंस हो रहा है। अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है 1.5% पेमेंट विद इन 15 डेज एंड और साथ साथ वो कह रहे हैं कि क्रेडिट पीरियड को एक्सटेंड करना है 40 से 60 डेज पे। तो जो नॉर्मल क्रेडिट पीरियड है वो 60 डेज पे चला जाएगा और जो डिस्काउंट पीरियड है वो ऐड हो जाएगा और वो 15 डेज का होगा। तो जो लोग डिस्काउंट लेना चाहते हैं उनको 15 डेज में पे करना है और जो नहीं लेना चाहते उनको 60 डेज में पे करना है। द कंपनी एक्सपेक्ट दैट दीस चेंजेस विल इंक्रीज एनुअल क्रेडिट सेल्स बाय 5%। एक तो ये इंपैक्ट आएगा और लेकिन इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो होगी वो 5% ऑफ टर्नओवर अलग से भी होगी। The discount is expected to be taken by 30% of the customers with remaining customers paying in 60 days. So अब हमें देखना ये है कि हमारे पास प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो लेट्स चेक इट आउट क्या क्या इम्पैक्ट आएगा। एक तो सबसे पहले एडिशनल कंट्रीब्यूशन मिलेगा, एडिशनल कंट्रीब्यूशन मिलेगा। और एडिशनल कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा? 6 मिलियन की आपकी सेल्स हैं और 6 मिलियन की सेल्स बढ़ जाएंगी कितने परसेंट? सेल्स कितने परसेंट बढ़ेंगी? 5%। तो 5% एडिशनल सेल्स आ जाएंगी और उसमें से कंट्रीब्यूशन हमें कितना बचेगा? 60%। सो 6 मिलियन का 5% लिया ताकि हमारे पास एडिशनल सेल्स आ जाए। मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ रहा हो, ये एडिशनल सेल्स है और उस एडिशनल सेल्स के ऊपर हमें 60% का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। सो 180,000 आपकी
का कंट्रीब्यूशन है जो कि इस पॉलिसी की वजह से आपको मिलेगा। पॉइंट 5% नहीं, 0.5% तो कॉस्ट है आपके, एडिशनल कॉस्ट है 5%, सेल्स नहीं है। अच्छा, एडिशनल कंट्रीब्यूशन के अलावा बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, वो देखना पड़ेगा कि फाइनेंस कॉस्ट जो है ना वो सेव हो रही है या बढ़ रही है, वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हम 60 डेज को का क्रेडिट पीरियड एक्सटेंड भी एक तरफ से कर रहे हैं और दूसरी तरफ से 15 डेज पे भी लेके आ रहे हैं, तो उसका नेट इम्पैक्ट देखना पड़ेगा फाइनेंस कॉस्ट का। इसके अलावा क्या है, एडिशनल कंट्रीब्यूशन आ गया, एडिशनल कॉस्ट लिख लेते हैं जो कि कंफर्म है। एडिशनल कॉस्ट वो है आपकी 0.5% ऑफ टर्नओवर। ये बिल्कुल ऑल टुगेदर नई कॉस्ट क्रिएट हो रही है, पहले नहीं थी, तो 0.5% ऑफ टोटल सेल्स। अच्छा, एग्जिस्टिंग सेल्स है 6 मिलियन, लेकिन हमें टोटल सेल्स उठानी है, तो 1.05 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि नई सेल्स जो होंगी वो पुरानी सेल्स के मुकाबले में 5% ज्यादा होंगी। सो 0.5% ऑफ द टोटल सेल्स, ये बिल्कुल ऑल टुगेदर नई कॉस्ट क्रिएट हो रही है, इसलिए पूरी सेल्स पे लेंगे। नहीं, और हम जो कंट्रीब्यूशन रेशो दिया हुआ है वो उसने वेरिएबल कॉस्ट का दिया हुआ है, ठीक है, यानी वेरिएबल कॉस्ट माइनस की हुई है, ये एक एडिशनल इंक्रीमेंटल कॉस्ट अलग से उसने दी हुई है। तो अगर उसने कंट्रीब्यूशन 60% दिया हुआ है, इसका मतलब उसकी एग्जिस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट 40% है, तो उसको प्रिय देने की जरूरत नहीं थी, इसका मतलब ये बिल्कुल ऑल टुगेदर एडिशनल कॉस्ट है। सो 31,500 आपकी एडिशनल कॉस्ट क्रिएट हो रही है। अच्छा, उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट। अब फाइनेंस कॉस्ट के लिए देखना पड़ेगा, मैं काम करता हूँ, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी। हम वर्किंग में जाते हैं और वर्किंग में हम एग्जिस्टिंग फाइनेंस कॉस्ट निकालते हैं पहले, और फिर रिवाइज फाइनेंस कॉस्ट निकालेंगे। सो एग्जिस्टिंग फाइनेंस कॉस्ट तो एग्जिस्टिंग रिसीवेबल के ऊपर अप्लाई होगी, और किस रेट से अप्लाई होगी, परसेंटेज क्या है, 7%। सो एग्जिस्टिंग सेल्स हैं 6 मिलियन, और इसको कितने डेज पे कन्वर्ट करना है, 40 डेज पे। F9 में हमेशा याद रखिएगा, जो नंबर ऑफ ईयर्स इन द ईयर है वो हमेशा नंबर ऑफ डेज 365 अज्यूम किए जाते हैं। सो 40 डिवाइड बाय 365 बिल्कुल सही है, और इसका 7%। सो दैट्स द एग्जिस्टिंग फाइनेंस कॉस्ट। उसके बाद हम चलते हैं रिवाइज फाइनेंस कॉस्ट के ऊपर। रिवाइज फाइनेंस कॉस्ट में एक मुसीबत ये है कि यहाँ पर कुछ लोग 15 दिन में पे कर रहे होंगे और कुछ लोग 60 डेज में पे कर रहे होंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें रिवाइज रिसीवेबल फिगर निकाल लेते हैं, बल्कि नहीं, यहीं पर कर लेते हैं। सो पेइंग इन 15 डेज, उनके ऊपर फाइनेंस कॉस्ट देख लेते हैं। टोटल सेल्स कितनी हो जाएंगी रिवीजन के बाद, 6 मिलियन का 1.05, ये आपकी रिवाइज रिसीवेबल फिगर है। और 15 दिन में अगर पे कर रहे हैं तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और 365 से डिवाइड करेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? ये आपके वो रिसीवेबल की फिगर आ रही है जो 15 दिन में आपको पे कर रहे हैं, और इसके ऊपर 7% अप्लाई कर देते हैं, तो एक फाइनेंस कॉस्ट तो आपकी ये होगी। दोबारा दिखा देता हूं, न्यू सेल्स 1.05 से मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 365, क्योंकि लोग 15 दिन में पे करेंगे, और फिर उसके ऊपर 7% फाइनेंस कॉस्ट। उसके बाद पेइंग इन कितने दिन, पेइंग इन 60 डेज, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताएं ये थे कितने परसेंट लोग, ये क्या तमाम लोगों ने 15 दिन में पे करना था? नहीं, इसका 30% लेंगे। 30% लोग 15 दिन में पे कर रहे थे, नॉट द होल लॉट जो था वो 15 दिन में पे कर रहा था। सो 30% अप्लाई कर दिया ऊपर। अच्छा,
इसी तरह मैं इसको नीचे कॉपी पेस्ट करता हूं और जो चीजें चेंज करनी है वो चेंज करते हैं। सेल्स की फिगर को चेंज करने की जरूरत नहीं है। 30% को क्या कर दूं, 70%। सेल्स का ले लें या बाद में रिसीवेबल का ले लें, फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लिकेटिव रूल जो है ना, मल्टीप्लिकेशन का जो रूल होता है कि पहले किससे मल्टीप्लाई करना है, फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। अच्छा 70% और 15 की जगह क्या लिखेंगे, 15 की जगह 60। बाकी कोई चीज चेंज नहीं हो रही। कॉन्सेप्चुअली भी एक ही बात है, क्रेडिट सेल्स बोल दें, रिसीवेबल बोल दें, आपने वैसे भी इसको कन्वर्ट करना है तो आप समझ लो रिसीवेबल, कॉन्सेप्चुअली आप समझ लो रिसीवेबल है, बट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। सो यहां तक समझ में आ गया सबको? सही है। 6 million मल्टीप्लाई बाय 1.05 टू गेट द रिवाइज सेल्स फिगर इनटू 70%, क्योंकि 70% लोग अभी भी 60 डेज में पे करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 365, ताकि हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इनटू रिसीवेबल्स, और उसके बाद 7% से मल्टीप्लाई कर दिया, उसकी फाइनेंस कॉस्ट होगी। सो अब हमारे पास जो टोटल फाइनेंस कॉस्ट होगी वो बेसिकली इन दोनों का सम होगी। और अब आप ये बताएं फाइनेंस कॉस्ट बढ़ रही है या कम हो रही है? इंक्रीज इन फाइनेंस कॉस्ट, तो मैं यहां पर लिख देता हूं इंक्रीज इन फाइनेंस कॉस्ट 10154। तो इसको मैं एडिशनल कॉस्ट के तौर पे दिखाऊंगा। और बेटर टू शो इट एज अ नेगेटिव फिगर, ये भी नेगेटिव फिगर के तौर पे शो होनी चाहिए। इसके अलावा कौन सी कॉस्ट है हमारी जो एडिशनल आएगी? कोई है कोई कॉस्ट एडिशनल जो आएगी और मजीद? डिस्काउंट, बिल्कुल डिस्काउंट। कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है? 1.5%। सही है। और क्या तमाम कस्टमर्स को मिल रहा है? कितने परसेंट कस्टमर्स को? 30% कस्टमर्स को मिल रहा है। और टोटल क्रेडिट सेल्स कितनी, क्योंकि पूरे साल का डिस्काउंट निकालनी है, तो रिसीवेबल पे अप्लाई कभी भी नहीं करते, हमेशा सेल्स पे करते हैं। 6 मिलियन, 6 मिलियन पे लेंगे या 1.05 से भी मल्टीप्लाई करूंगा? 1.05 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, रिवाइज सेल्स फिगर पे लेंगे। सो 30% कस्टमर्स लेंगे, इसलिए 30% लिया, और तमाम सेल्स के ऊपर होगा, इसलिए एडिशनल सेल्स भी ऐड कर दी। और चूंकि ये भी कॉस्ट है तो इसको भी हम माइनस फिगर के तौर पे लेते हैं। अब हम इसको नेट ऑफ कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा नेट इम्पैक्ट क्या आ रहा है। सेविंग इंक्रीमेंटल प्रॉफिट या बेनिफिट 10,995। जिसका आंसर आया था यही। एक्सीलेंट, आई होप सबको समझ में आ गया है।